नमस्कार, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं के लिए नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन क्या होता है? सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। तो कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव था और उनके प्रति श्रद्धा का भाव भी था। वो नेताजी के प्रति श्रद्धा रखते थे। वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। एक तरह से वो देशभक्तों का और देशभक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, उनका नेतृत्व कर रहा था। उसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह बहुत बड़ा महान देशभक्त भी था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे की देखकर बहुत दुखी होता था। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को अधूरा छोड़ा जाए, तो वो देख नहीं पाते थे उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के। तो इसलिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। तो इसका ख पाठ है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्यों मायूस हुए थे? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी थी। तो वह सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति तो होगी, परंतु उनकी आँखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। और देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उदास कर देती थी। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन जब चश्मा देखा तो उन्हें तुरंत रोकने के लिए कहा। दूसरे प्रश्न का ही ख भाग है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो बच्चों ने लगाया था, तो उसको देखकर यह लगता है, उससे एक उम्मीद जगती है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है, कि अभी भी देश को प्रेम करने वाले लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। तो बच्चों द्वारा किया गया यह कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। एक मजबूत भविष्य दिखाई देता है और यह दिखाई देता है कि हाँ, देश सुरक्षित हाथों में जाएगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं, उनमें राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना अंकुरित हो रही है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे क्यों? तो क्यों भावुक हुए वो? क्योंकि हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन हो जाएगी। परंतु जब उन्होंने यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो उनकी निराशा आशा में बदल गई, क्योंकि वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। वो सोच चुके थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है। सरकंडे के चश्मे को देखकर अब वो समझ गए कि हाँ, युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है, जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर हालदार साहब क्या हो गए? भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा
कि हाँ, बच्चों में और युवाओं में देशभक्ति की भावना है और यही ज़रूरी होता है देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब है तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इन पंक्तियों का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है, बुराई के योग्य है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। तो ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह, देश को नुकसान पहुंचाने तक के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों की देश को ज़रूरत नहीं है जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो उक्त पंक्ति में हालदार साहब यही सोच रहे थे बार बार कि ऐसी कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ लुटा देने वालों का भी मजाक बनाती है और खुद देश के देशद्रोही बनकर देश को बेचने के लिए भी, खुद बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर ये बताना है कि पान वाला कैसा दिखता था, उसका स्वभाव कैसा था। तो पान वाले का रेखा चित्र इस प्रकार है कि पान वाला कैसा व्यक्ति था। वो हमेशा अपनी पान की दुकान पर बैठा रहता था, खुश मिजाज और काला मोटा व्यक्ति है और उसकी तोंद भी निकली हुई है और जब वो हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। हमेशा पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्तीसी उसके दांत लाल काले हो रहे हैं। वह वाक्पटु है। वाक्पटु बातों से चतुर, वाणी का चतुर है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। अगर उसे किसी का मजाक बनाना है, किसी पर व्यंग्य करना है, कटाक्ष करना है, तो उससे भी वो पीछे नहीं हटता है। तो आगे चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में एक टिप्पणी करता है, तो आप इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि क्या कैप्टन किसी फौज का सिपाही था, क्या फौज में था, तब पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही बात करता है और यह एक घटिया बात है किसी के बारे में भी इस तरह की बात कहना। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है, क्योंकि वह देशभक्त है और उसका मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल गलत है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। ऐसे व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए जो देश के लिए सोचते हैं और देश से प्रेम करते हैं और जो अपने अति सीमित संसाधनों से, जो उनके पास था, अब वो चश्मा रखते थे, चश्मा बेचते थे, तो उसी सीमित संसाधन से अपने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते थे और देश प्रेम का प्रदर्शन करते थे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से बड़ा अच्छा महसूस होता था, बड़ी शांति महसूस होती थी और कि उन्होंने देशभक्ति का उदाहरण पेश किया और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा उस देशभक्ति को और मजबूत भी करते हैं और प्रगाढ़ भी करते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न छठे की ओर।
रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की ओर कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पहला है क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, कैप्टन मर गया। और तीसरा ग पाठ है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो पहले हम करते हैं छठे प्रश्न का क भाग। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब क्यों निहारते थे? हालदार साहब अपने कर्म के, अपने काम के प्रति सजग थे, अपने काम पर ध्यान देते थे और पान खाने के भी शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए या जो देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं, उनके प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन बिना चश्मे की मूर्ति, उसको देखकर आहत होना, दुखी होना, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो और भी मजबूत हो, और जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्त बने और देश की तरक्की के लिए कार्य करे। अब चलते हैं हम इसी प्रश्न के ख भाग की ओर। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, कैप्टन मर गया। तो पान वाला पहले तो क्या करता था? कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, मजाक उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति की भावना है ही नहीं। परंतु जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक देखने को मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी हो जाता है और हालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना भी देता है। वो बताता है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है और ऐसा करते हुए वह बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इस प्रकार वो मजाक तो उड़ाता था उनका, लेकिन फिर भी उसके मन में उस देशभक्त के प्रति आदर भी था। तो अब चलते हैं हम छठे प्रश्न के ग भाग की ओर। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो देखिए, कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है, शारीरिक रूप से वो कैसा था? लंगड़ा था, कमज़ोर था, मरियल था, परंतु मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो देश के लिए बहुत मजबूत थी, जैसे कि फौजी के लिए होती है। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह देशभक्ति से संपूर्ण व्यक्ति था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था, उसे दुख पहुंचता था नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी सीमित आय से भी, उसकी एक थोड़ी सी आय थी, लिमिटेड आय थी उसकी, उससे भी वो उन्हें चश्मा लगा दिया करता था ताकि नेताजी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वह अधूरी ना दिखे। तो ये तो थे छठे प्रश्न के तीनों भाग। अब चलते हैं हम सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो जब तक
हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उन्होंने दिमाग में उसकी एक इमेज बना ली होगी कि कैप्टन कैसा था। तो जब तक उन्होंने यह सोचा होगा कि कैप्टन कोई अच्छा लंबे कदकाठी वाला मजबूत व्यक्ति होगा और उसका चेहरा बड़ा रोबीला होगा, रुआबदार होगा, और उसका चेहरा बड़ा ही रोबीला होगा और घनी मूँछों वाला उसका चेहरा होगा, और वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही भी रहा होगा और वह हर तरह से फौजियों जैसा दिखता होगा। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति क्यों लगाई जाती है? तो समाज सेवा, देश सेवा या अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में उत्कृष्ट, बहुत अच्छा कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्रायः कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती हैं। और ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य एक सजावट ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि लोग उनकी मूर्तियों को देखें, उनके बारे में जानें और ऐसे लोगों के कार्यों के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लें, और लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो, एक जज्बा हो और अच्छे कार्य करने के लिए ही उनसे प्रेरणा मिले। लोग ऐसे लोगों को भूलें ना, उन्हें भूलें ना जिन्होंने महान कार्य किए हैं, तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं, उनके कार्यों से परिचित कराएं, ताकि युवा पीढ़ी भी ऐसे ही कार्य करें। तो आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो आप जिस भी महान व्यक्ति की मूर्ति अपने चौराहे पर लगवाना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए। तो मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा और लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता रहूँगा, ताकि वो उनकी इस मूर्ति को देखें और देशभक्ति का उनमें जज्बा आए। वे अपनी मातृभूमि पर आँच ना आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने से भी ना हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे, मजबूत रहे। इसी प्रकार से तीसरा भाग है इसका, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए अगर आपने किसी चौराहे पर किसी महान देशभक्त की या शहीद की मूर्ति लगवाई है। तो चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य, महान कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें उसकी साफ़ सफाई करवाएं, हम उसकी साफ़ सफाई करवाएं और साल में कम से कम एक बार वहाँ पर ऐसा आयोजन करें, कोई इस तरह का कार्यक्रम करें कि लोग वहाँ पर एकत्रित हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए, ताकि सभी लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले कि उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं। मूर्ति के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें, उस मूर्ति का आदर करें और उसकी हमेशा साफ सफाई रखें। तो अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो सीमा पर तैनात फौजी
विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते ही हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए सर्दी गर्मी बरसात हमेशा सीमा पर खड़े रहते हैं और देश को बचाते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनका देश प्रेम बहुत उच्च कोटि का है और अनुकरणीय भी होता है, अनुकरण करने योग्य होता है, उसको फॉलो करना चाहिए हमें। हम लोग भी विभिन्न प्रकार के कार्य करके उनके माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये काम है सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, उसे नुकसान न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण और अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा के पानी का संरक्षण करना, उसे सेव करना। तो देखो, सरकारी संपत्ति होती है, जैसे लोग हड़तालें वगैरह करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को ट्रेनों को आग लगाकर। इसी प्रकार से प्रदूषण को भी बढ़ने से रोकना चाहिए। प्रदूषण को किस तरह से रोक सकते हैं? जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, थोड़ी थोड़ी सी दूर जाने के लिए आपको स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, तो उनसे आप वायु प्रदूषण को रोक सकते हो, उनका प्रयोग ना करके। उसकी बजाय आप साइकिल का उपयोग कर सकते हो या पैदल चलकर जा सकते हो। वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। कोई भी घर में सेलिब्रेशन है, कोई हवन है, जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ है या कोई भी बड़ा उत्सव है, तो आप उस पर वृक्ष लगा सकते हैं और आपके आसपास के वातावरण को, आपके विद्यालय को और आपके गली मोहल्ले को सबको साफ रख सकते हैं, कूड़े को इधर उधर ना फेंककर, और पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे नदी नालों में कूड़े करकट को ना बहाएं और वर्षा के पानी को बचा कर रखें। इसी प्रकार से बिजली की बचत हम कर सकते हैं। तो बिजली की बचत के साथ साथ कूड़े को भी इधर उधर ना फेंकें और नदियों को प्रदूषण से मुक्त बनाकर रखने के प्रयास करते रहें। हड़तालें करके तोड़फोड़ ना करना, शहीदों और देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उनका आदर करना और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव ना करना। तो आगे चलते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। अब देखो, एक पंक्ति आई थी, इसमें कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब यहाँ पर देखिए, गिराक, गिराक क्या है? ग्राहक। मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए। किसके चौखट चाहिए? चश्मे के। तो उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर, किधर या कहाँ? तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है, उधर दूसरा बिठा दिया और मूर्ति पर वो दूसरा फ्रेम लगा देता है। भाई अब है 11वां प्रश्न। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। जैसे हम लोग अभी भी अपने आम बोलचाल की भाषा में हमें पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी के साथ साथ हम उर्दू फारसी का प्रयोग भी करते हैं, अंग्रेज़ी का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की जो वाक्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बताना है कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। अब एक भाषा के शब्द जब जैसे कि तैसे दूसरी भाषा में आते हैं, जैसे आइडिया आया, अंग्रेज़ी का शब्द है, ठीक है, तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बन जाती है और वह अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है और कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं और हम उन्हें इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं कि जैसे कि वो हमारी ही भाषा के शब्द हों। इस प्रकार से हम कई भाषाओं के शब्दों का अपनी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं और जिससे भाषा
सरल, सहज और बोधगम्य बन जाती है। तो बच्चों, आज मैंने समझाया आपको नेताजी का चश्मा पाठ के 1 से 11 प्रश्नों के उत्तर। तो मैं चाहूँगी आप इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से भली भांति ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और पाठ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और पाठ के वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। गुड बाय।